नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। मानसून सत्र का आज 7वां दिन है, तो वहीं लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का आज दूसरा दिन है। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में जवाब देंगे। संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर सोमवार को करीब 11 घंटे तक चर्चा हुई। दोनों पक्षों की ओर से जोरदार बहस हुई। शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की और बताया कि किस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आर्मी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने सवाल पूछा कि पाक के कहने पर युद्ध क्यों रोका। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक एक कर भारत ने क्या फैसले लिए हैं उन पर बात की। उन्होंने बताया कि आतंक के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है। हमने तुरंत बहुत सख्त कदम उठाए। इसके बाद विपक्ष के सांसदों ने अपनी बात को रखा। आज राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। सदन में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस को चर्चा के लिए लगभग 2 घंटों का समय दिया गया है। यह समय पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बहस की शुरुआत करेंगे। सरकार की ओर से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी इस चर्चा में भाग ले सके। तो कल लोकसभा में राजनाथ सिंह ने ऐसा क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाना और बताना जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, 7 मई 2025 को रात्रि 1:05 भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया, जिसमें पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों से जुड़े 9 स्थानों को निशाना बनाया गया। इसमें पीओके के मुजफ्फराबाद में सवाई नाला और सैयदना बिलाल कैंप, कोटली में मस्जिद अब्बास व मसबर रहील शाहिद कैंप, कोटली में गुलपुर कैंप, भिम्बर में बरनाला कैंप, कोटली में अब्बास कैंप और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर, मुरिदके और सरजाल और मेहमुना जोया शामिल थे। इनमें से 7 आतंकी शिविरों को भारतीय सेना ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, जबकि भारतीय वायुसेना ने मुरीदके और बहावलपुर को नेस्त नाबूद किया, जो लश्कर-ए-तोयबा और जैशे मोहम्मद के केंद्र हैं। पूरा ऑपरेशन मात्र, अध्यक्ष महोदय, जानकर पूरे सदन को प्रसन्नता होगी कि विदिन 22 मिनट्स पूरा ऑपरेशन समाप्त हो गया और हमने आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा। सशस्त्र बलों ने हमारी माताओं और बहनों के सिंदूर का बदला लिया और प्रत्येक भारतीय इस भावना से ओत-प्रोत हो गया। अध्यक्ष महोदय, 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली है, अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दूंगा, बता दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एस जयशंकर के भाषण की तारीफ की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जयशंकर जी का भाषण शानदार रहा। लोकसभा में राजनाथ जी का भी उत्कृष्ट भाषण रहा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कुछ कहा गया और उन्होंने साफ कहा कि लोकसभा में जो कुछ कहा, चाहे राजनाथ सिंह ने कहा हो, चाहे एस जयशंकर ने कहा हो, वो बेहतरीन था। लेकिन ये जानना और समझना बेहद ज़रूरी है कि आज भी जो चर्चा है वो लोकसभा और आज से जो चर्चा है राज्यसभा में वो शुरुआत होगी। और सबसे अहम बात यह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बातों को आज संसद के पटल पर रख सकते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले आपको उससे रूबरू करा दें। झारखंड के देवघर में एक बड़ा हादसा हो गया है। कांवड़ियों से भरी बस और ट्रक में टक्कर हो गई है और हादसे में 18 श्रद्धालुओं की मौत की खबर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मोहनपुर के जमुनिया के पास के जंगल में यह हादसा हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर।
झारखंड के देवघर में बड़ा हादसा हुआ है। कांवड़ियों से भरी बस और ट्रक में टक्कर हो गई है और 18 श्रद्धालुओं की मौत की दुखद खबर जो है वो इस समय आ रही है। हालांकि जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गोविंद ठाकुर फोन लाइन पर जुड़े हैं। गोविंद, पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दीजिएगा। देवघर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र पर स्थित जामुनिया के पास कांवड़ियों से भरी एक बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में कई कांवड़ियों की मौत होने की जी दर्जनों कांवड़िया गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल देवघर लाया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। हालांकि अभी तक किसी भी स्तर पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि घटना में कुल कितने कांवड़ियों की मौत हुई है, लेकिन फिलहाल घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मचा हुआ है और पुलिस प्रशासन जो है मौके पर पहुंचकर घटना की छानबीन में जुट गई है। जी ये दुर्घटना कैसे हुई, इसकी जानकारी मिल पाई? जी, घटना की वजह बताया जा रहा है कि मोहनपुर थाना क्षेत्र पर स्थित जामुनिया के पास कांवड़ियों से भरी एक बस आ रही थी, जबकि दूसरी ओर से जो है एक तेज रफ्तार ट्रक आ रही थी। दोनों में भीषण टक्कर हो गई, जिसके बाद ये घटना घटी है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे जिन्होंने पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दी। लेकिन दुखद खबर, 18 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। और ये तस्वीरें देखिए, ये उस बस की तस्वीर है जिसमें श्रद्धालु कांवड़िए जो थे वो बैठे हुए थे और इसी बस और एक ट्रक में आमने सामने की टक्कर हो गई है। और साइड से देखिए टक्कर मारी गई है और एक साइड पूरा जो बस का है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। इसका मतलब यह है कि टक्कर जो है वो बाएं तरफ से लगी है, यानी उस तरफ से जहां पर ड्राइवर बैठते हैं। तो सीधी टक्कर ये रही होगी, तभी इतना बड़ा हादसा हुआ है। 18 श्रद्धालुओं की मौत की खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोविंद, एक जानकारी और दीजिएगा कि ये जो तस्वीरें अब सामने आई हैं, इन तस्वीरों से एक बात बिल्कुल समझ में आ रही है कि सीधी टक्कर हुई है। दाहिने तरफ जो बस का हिस्सा है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। जी, इस घटना को लेकर जब जो है बताया जा रहा है कि दाहिने तरफ जो बस जिस प्रकार से क्षतिग्रस्त हुआ है, इस तस्वीर को भी हम लोग दिखा रहे हैं इंडिया डेली पर, जो है सभी दर्शक देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस प्रकार से उधर से जो तेज रफ्तार बस आ रही थी जिसमें कांवड़िया भरा हुआ था और दूसरी तरफ से जो है एक तेज रफ्तार ट्रक भी था। हालांकि ट्रक अनियंत्रित हो गया था, जिसकी वजह से ये घटना घटी है। लेकिन फिलहाल जो अधिकारी जो है वो वहाँ घटनास्थल पर पहुंचे हैं और इस मामले में छानबीन कर रहे हैं और घटना से जुड़ी एक एक कड़ी को जोड़ करके जो है ये छानबीन कर रही है कि आखिर घटना किस वजह से घटा है और घटना घटने की पीछे की वजह क्या थी। अच्छा, एक जानकारी गोविंद और दीजिएगा कि कितने कांवड़िए जो हैं वो घायल हुए हैं? हालांकि इस घटने में अभी तक जो है लगभग 18 कांवड़ियों की घायल होने की खबर है। जी गोविंद, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इरफान अंसारी जी, स्वास्थ्य मंत्री झारखंड के, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। इरफान जी, बेहद स्वागत है। लेकिन एक दुखद घटना यहां पर घटी है। इरफान जी, आपको आवाज आ रही है? तो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और झारखंड के देवघर में यह बड़ा हादसा हुआ है। इस वक्त की तस्वीरें जो हैं वो झारखंड के देवघर की। और हादसे में 18 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। निशिकांत दुबे की तरफ से ट्वीट आया है कि मेरे लोकसभा के देवघर में श्रावण मास में कांवड़ यात्रा के दौरान बस और ट्रक की दुर्घटना होने के कारण 18 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। और इरफान अंसारी जी, स्वास्थ्य मंत्री झारखंड सरकार के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इरफान जी, बेहद स्वागत है आपका इंडिया डेली में। लेकिन एक दुखद हादसा आज सुबह हुआ।
जी जी जी, मॉर्निंग में घटना घटी है, हम सबकी जानकारी में है। और कांवरिया का बस और ट्रक में बहुत दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ, आमने सामने से एक्सीडेंट हुआ, जिसके कारण 18 लोगों की जान चली गई है और कुछ लोग घायल हैं। घटना की जानकारी मिलते ही हमारा विभाग जो है बिल्कुल चौकस हुआ है। कई लोग वहाँ स्पॉट में गए हैं, जिला प्रशासन की टीम गई है, सदर हॉस्पिटल से हमारे सिविल सर्जन की टीम गई है जी। और अभी हम लोग जान बचा रहे हैं, देख रहे हैं कि कितने लोग घायल हुए हैं, उनका उपचार भी हम लोग करवा रहे हैं। जी इरफान जी, शुरुआती जानकारी क्या मिली? क्या लापरवाही की बात यहाँ पर ट्रक ड्राइवर की तरफ से सामने आ रही है? देखिए, अब तक देवघर जो है वो हमारा जो श्रद्धालु का है वहाँ पे बहुत हब है और बड़े पैमाने पर लाखों लाख लोग आते हैं जी। और हम लोग बहुत अच्छी तरह से हम लोग तैयारी किए, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर जी। मेरे विभाग में स्वास्थ्य है, आपदा है, हम लोग बहुत अच्छा से तैयारी किए और कोई भी घटना वहाँ नहीं घटी। लेकिन आज सुबह में जो जानकारी मिल रही है कि आपस में सुल्तानगंज से देवघर आने के क्रम में बस और टक्कर में भीषण एक्सीडेंट हुआ, उसके कारण ये घटनाएं घटी है। लेकिन हमने जांच का निर्देश दिया है, डीसी लगे हुए हैं, हमारे एसपी लगे हुए हैं और आगे से आती है किसकी लापरवाही है, क्या हुआ, ड्राइवर सो गया, क्या हुआ, तो इन सारी बातों का हम रिपोर्ट लेके फिर मैं आपको अपडेट करूंगा। इरफान जी, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, घायलों के इलाज के लिए सरकार की तरफ से क्या बंदोबस्त किए गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सदर हॉस्पिटल के सीएस हैं वो सारे लगे हुए हैं और हो सकता है कि मैं भी अभी पता कर लेता हूँ, अपडेट लेता हूँ, जानकारी मिलेगी मैं भी वहाँ पे जाऊंगा घटनास्थल पर। जी बहुत जी, उपचार चल रहा है, चिंता की बात नहीं है। जी बहुत शुक्रिया इरफान अंसारी जी, अपना कीमती समय देने के लिए। इरफान अंसारी जी स्वास्थ्य मंत्री झारखंड सरकार के हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि घटनास्थल पर वो जाएंगे। आज सुबह ये दुखद हादसा हुआ है, हादसा कैसे हुआ इसकी जांच भी की जाएगी कि क्या अनियंत्रित होकर जो ट्रक था वो बस से जा टकराया। लेकिन इस दुखद हादसे में जो श्रद्धालुओं की मौत हुई है उनकी तादाद ज्यादा है। 18 श्रद्धालुओं की मौत की जो खबर है वो सामने आ रही है और देवघर हादसे की खुद सांसद निशिकांत दुबे ने इसकी पुष्टि की है अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट करके। 18 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, निशिकांत दुबे की तरफ से अपने एक्स पर पोस्ट किया गया है। बस और ट्रक के बीच में टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। हालांकि कुछ श्रद्धालु थे जिनको सुरक्षित बचा लिया गया, वहीं कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं। जो कांवड़ियों से भरी ये बस थी उसकी सीधी टक्कर गैस सिलेंडर से लदे ट्रक से हुई है। और ये देखिए निशिकांत दुबे का जो ट्वीट है वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दरअसल ये पूरा हादसा देवघर जिले के मोहनपुर प्रखंड स्थित जमुनिया के पास हुआ है, जहां पर बस और ट्रक के बीच में टक्कर हो गई। एक्सीडेंट से वो सुबह 4 से 5 बजे के बीच में आया था कि एक्सीडेंट हुआ। एक बस थी, प्राइवेट बस 32 सीटर बस, जो देवघर से कांवड़ियों को लेकर बासुकीनाथ दर्शन के लिए जा रही थी। उसने कंट्रोल खो दिया और वो जाके एक ट्रक से टकराई। उसके बाद कुछ दूर और जाके 100-200 फीट जाके अनबैलेंस होकर फिर एक जहाँ पे ईंट रखा हुआ था स्टॉक, उससे जाके टकराई। इसमें ड्राइवर गिर गया था, ऑन स्पॉट उसकी भी मृत्यु हो गई और 4 लोगों के और मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। सबको फर्स्ट रिस्पॉन्ड किया पुलिस ने और एम्बुलेंस ने, हमारी मेडिकल टीम ने। वहाँ से बॉडीज को उठा के हम लोग एम्बुलेंस के माध्यम से सदर अस्पताल लाए। अभी यहाँ पे 5 मौतों की पुष्टि हो चुकी है और 23 टोटल इंजर्ड हैं जिनका ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा है। गलती या ब्लेम किसी पे फिक्स करना अभी उचित नहीं होगा क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी जो प्रथम खबर हमें मिली है वो ये है कि ड्राइवर की झपकी लग गई थी, आग लग गई थी। सुबह का समय था, कांवड़िया थके हुए थे, ड्राइवर्स भी अपने ट्रिप कर रहे होंगे, थके होंगे। वो हुआ ऐसा कि कंट्रोल हो गया, उसे नींद जब आई और जिसके कारण अभी तक पता चल रहा है कि ये घटना हो गई है। मेजर इंजरीज कुछ हैं जिनको हो सकता है रेफर करना पड़े, बाकी माइनर इंजरीज को हम ट्रीटमेंट करके अभी सदर अस्पताल में उन्हें रिलीज करने की प्रक्रिया करेंगे। क्या हो गया रास्ते में हादसा? जिला जहानाबाद मखदूमपुर थाना हुआ, डकरा के निवासी रहने वाले हैं। अच्छा, देवघर से हम लोग दर्शन करके थी, बस स्टैंड से लिए होंगे बस स्टैंड से थी, गए हम लोग बासुकीनाथ के लिए, वहाँ जा रहे थे जल ढालने के लिए। रास्ता में एक दुर्घटना होने के कारण से। अच्छा, आप लोग सब बस में थे? जी। तो क्या वो ट्रक में लग गया धक्का? किस में लगा? ट्रक में लग गया। तो कितने लोग वहाँ उस समय आप लोग देखे कि वो इंजर मर गया वो लोग? हमको तो अंदाज से हम वहाँ पे देखे थे 5-6 तो वहीं थे।
अच्छा, बाकी हम अपना बम को निकालने में लगे हैं। आपके परिवार वाले सब सुरक्षित हैं? हाँ, मेरे परिवार में है जो ज्ञान बम, उनका पैर टूट गया है, और एक है लुकुस, उसका हाथ से फ्रैक्चर कर गया, पैर है और यहाँ फटा हुआ है। एक और बम है जिसका यहाँ फटा हुआ है। मेरा ये गुजर गया। कितने आदमी लगे? कितना थे आप लोग बस में? बस में तो समझिए पूरा कोचम कुचित, अच्छा, पूरा कोचम कुचित। उसमें ये मत पूछिए कितना आदमी है, अनलिमिटेड आदमी, जितना ज़्यादा जान तो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो घायल थे उनके बयानों को भी आप सुन रहे थे। हालांकि टक्कर बहुत ज्यादा जोरदार थी। किस वजह से ये टक्कर हुई, क्या वजह रही हैं, उसकी अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन हाँ, स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ थे झारखंड सरकार के, जिन्होंने कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी कि टक्कर ऐसी कैसे हुई। बड़ा हादसा हुआ है, दुखद हादसा हुआ है। कांवड़ियों से भरी बस और ट्रक में टक्कर हुई है। और ये वो तस्वीरें जो श्रद्धालुओं की मौत हो गई, तस्वीरों को थोड़ा ब्लर कर पड़ा है हमें इस बात को आपको समझाने और बताने के लिए कि हादसा विभत्स था और जिन्होंने अपनों को खोया वो गमगीन नजर आ रहे हैं। डॉक्टरों के पास भी लंबी कतारें हैं, लोग बेड पर बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, इलाज करा रहे हैं। किसी को पसलियों में चोट आई है, किसी के सिर में चोट आई है। और हमारे साथ रामदास सुरेन जी, मंत्री झारखंड सरकार के, हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेन जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली में। एक दुखद हादसा हुआ है, कांवड़ियों से भरी जो बस है वो ट्रक के साथ टकराई है। शुरुआती जानकारी आपके पास क्या आई है? ये देवघर स्थित जो वहाँ श्रद्धांजलि पर जो बस में दुर्घटना हुई है, जी जी, बहुत दुखद बातें हैं, जिस पर ये हम शुभ करते हैं कि वो जल्द से जल्द जिसको भी जहाँ चोटें लगी है उसे वो ठीक हो जाए और निश्चित तौर पर इस तरह का दुर्घटना वैसे नहीं है, जिसके लिए हमारे जिला प्रशासन भी सतर्क रहे। जी रामदास जी, शुरुआती जानकारी आपको मिल पाई क्या कि ये हादसा क्या लापरवाही की वजह से हुआ, क्यों हुआ रामदास जी? नहीं, देखो, बस और ट्रक भिड़ंत में एक्सीडेंट हुई है, जिसमें हमारे कई वहाँ पर ये जो है दुर्घटना में ग्रस्त हो गए हैं और जिसमें हॉस्पिटल में चिकित्सा भी चल रही है। निश्चित तौर पर इसको दुर्घटना को इसको ये बोला जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। मैं बहुत शुक्रिया रामदास जी, आपका कीमती समय देने के लिए। रामदास सोरेन, मंत्री झारखंड सरकार के, हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो 18 लोगों की दुखद मौत हुई है, जिसकी पुष्टि खुद सांसद निशिकांत दुबे ने की है। हादसे में 18 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। दुखद खबर इसलिए है क्योंकि 18 श्रद्धालुओं की मौत हुई है और ये सभी कांवड़िए थे। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चर्चा के दौरान सांसद हनुमान बेनीवाल ने केंद्र सरकार पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि 8 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई, 2 दिन चला। आपने कहा कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। ऐसा लग रहा था कि भारत पाकिस्तान की मांग में सिंदूर भर रहा हो। सिंदूर तो भारत ने पाकिस्तान के अंदर भर दिया। पाकिस्तान तो भारत की पत्नी हो गई, सिर्फ विदाई रह गई। भाषण दे दिया तो मुझे कह रहे हो जाओ, आप कमाल कर रहे हो, तो नहीं बोलना और क्या। सिंदूर हमारे हिंदू धर्म के अंदर सिंदूर का मतलब है कि महिलाएं सिंदूर पति को मानती, वो मांग भरती है सिंदूर कि मेरा पति। तो सिंदूर तो भारत ने भर दिया पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान तो पत्नी हो गई भारत की। ले आओ विदाई, बाकी लेके आ जाओ, आप हो गया सारा काम। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध और पहलगाम में आतंकी हमले के बीच क्रिकेट मैच को लेकर ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधा है। कल संसद में ओवैसी ने कहा कि क्या सरकार पहलगाम के पीड़ितों से कह सकती है कि वो भारत पाक मैच देखें। हमने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। तो मेरा सवाल आपके जरिए से वजीर आजम और हुकूमत से यह है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है
कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रेड। आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? असदुद्दीन ओवैसी, और ओवैसी की बात में दम है कि क्या हुक्मरान जो है वो ये कह सकते हैं जिन लोगों की मौत हुई है कि आप भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच को देखो। ओवैसी की बात में गंभीरता भी है, ओवैसी की बात में साफगोई भी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मुफ्ती शमूम कासमी जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, डॉक्टर शिवानंद हुल्यारकर जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, यश भारती जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और रुद्र प्रताप सिंह हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बेहद स्वागत है। लेकिन मुफ्ती साहब, पहला सवाल आपसे होगा, चूंकि आखिरी में हमने ओवैसी साहब की बाइट चलाई है और मुझे लगता है कि इसका जवाब देश की जनता को मिलना चाहिए। क्या बीसीसीआई देश से ऊपर हो गई है? क्या बीसीसीआई हमारे मुल्क की आवाम से ऊपर हो गई है? क्या क्रिकेट मैच जो है वो इतना ऊपर चला गया है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो लोग मारे गए हैं हम उनको भुला दें? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो झारखंड में ये हादसा हुआ है उन कांवड़ियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार वालों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। अभी हाल ही में हमारे उत्तराखंड के अंदर जो मनसा देवी पर हादसा हुआ था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उनके कंपनसेशन के लिए काम किया और स्वयं जाकर के उन मरीजों से मिले हैं। मैं ये महसूस करता हूं कि झारखंड की सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। और कासमी साहब, अगर उत्तराखंड की बात करेंगे, मनसा देवी की बात करेंगे तो घिर जाएंगे। जवाबदेही पर बात आ जाएगी कि कितने लोगों पर कार्रवाई हुई, तिल रखने की जगह नहीं थी। क्योंकि वो डिबेट का विषय नहीं है कासमी जी, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर आप उस पर भी डिबेट करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं आपके साथ बात करने के लिए। मैं डिबेट नहीं, सिर्फ हम संवेदनशील हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी फौरन सारी चीजों को छोड़ के वहां पहुंचे हैं और हादसा हो सकता है मगर हादसे को पुनरावृत्ति ना हो, ये इस पर कोशिश होती है और हमारी वो कोशिश है। हम आपको बताएं कि हमारी सरकार एक जवाबदेह सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री एक बहुत ही ठीक है। कासमी साहब, अब आप ये बताइए कि 8 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? मनसा देवी में 8 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? उसमें वो जिम्मेदार है निकल कर के आएंगे जिन्होंने अफवाह फैलाई कि करंट आ गया। अब ऐसे हादसा तो, ये तो हादसा आमने सामने का हुआ है, ये हादसे तो हो सकते हैं मगर उनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बात ये है और इसके लिए हमारी सरकार जो है वो बहुत संवेदनशील है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कभी भी वो लापरवाही नहीं करते और फौरी तौर से एक्शन लेते हैं। मजिस्ट्रेट जांच हो रही है, जो भी सामने आएगा उन पर कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो कभी किसी चीज से समझौता नहीं करते। आपने देखा होगा कि करप्शन के ऊपर उन्होंने तत्कालीन डीएम को सस्पेंड किया, कोई भी समझौता वो नहीं करते। वो डिबेट का विषय नहीं है, डिबेट का विषय नहीं है मुफ्ती साहब, डिबेट का विषय नहीं है। चलिए, क्योंकि आपने चर्चा की इसलिए मैंने कहा कि मैं भी चर्चा कर दूं। आप चलिए, आप वापस संसद पर आते हैं, ओवैसी साहब के बयान पर आते हैं। हाँ, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ओवैसी साहब का जो बयान है एक कितना संवेदनशील है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी डिप्लोमेटिक जो है, जो हमारी सरकार का एक जो फॉरेन पॉलिसी है, पूरे विश्व के अंदर हमने अपने आप को ये साबित किया है कि हम एक मानव प्रेमी भी हैं और पूरे विश्व के अंदर शांति भी चाहते हैं। हम पड़ोस से भी शांति चाहते हैं क्योंकि पड़ोसी ने हमारे साथ जो व्यवहार किया है, हमने उसका उन्हें जवाब दिया और जवाब ऐसा दिया कि हमने आतंकवादी ठिकानों को नेस्तो नाबूद किया। और यही एक अच्छे मुल्क की, एक अच्छे प्रधानमंत्री की, अच्छी सरकार की एक जवाबदेही बनती है कि उन्होंने अपने नागरिकों का बदला लिया। अगर हमारी बहनों के सिंदूर को किसी ने उजाड़ा तो हमने ऑपरेशन सिंदूर, और जो अभी आपने एक बाइट सुनवाई कि हमने उन्हें दुल्हन बना दिया। अरे भाई, आपको ये बताएं कि हमने अपने सिंदूर का, अपनी बहनों के सिंदूर का बदला लिया, उन राक्षसों को जाकर के वहां उड़ाया, उनके आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। ये इस बात को नहीं समझते हैं। कासमी साहब, मेरा सवाल अभी भी वही है, उसका जवाब नहीं मिला। मैं फिर से वो सवाल दोहराता हूं।
ओवैसी साहब ने क्या कहा कि जब पाकिस्तानी हवाई जहाज हमारे आकाश में नहीं आ सकता, उनकी नावें हमारे दरिया में नहीं आ सकती, व्यापार बंद है, तो क्रिकेट मैच कैसे खेल सकते हैं? हमने पाकिस्तान का 80% पानी रोक दिया है। कहते हैं खून और पानी साथ नहीं बहेगा, तो फिर क्रिकेट क्यों खेला जा रहा है? देखिए, एक बात आपको मैं बता दूं, अभी आपने जो रिपोर्ट दिखाई है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 लोगों का जिक्र किया, जयशंकर जी का और हमारे जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं माननीय राजनाथ सिंह जी का। उन्होंने कहा, दोनों ने जो बात रखी है, और जयशंकर जी हो या हमारी पूरे सरकार हो, जो केंद्रीय सरकार है, उसने पूरे विश्व के अंदर एक मैसेज दिया है शांति का, वसुधैव कुटुंबकम का। हम सब बिगड़ों को भी सुधारना चाहते हैं। अगर इसमें ये पहलू आता है कि वो आतंक से बाज आ सकते हैं और बाज नहीं आएंगे तो ताकत का भी हम इस्तेमाल करेंगे। हमें ताकत का इस्तेमाल उस वक्त करना है जब सारे रास्ते बंद हो जाएं। तो डिप्लोमेटिक तौर से अगर सरकार ये फैसला लेती है तो मैं आप समझता हूं इस्लाम जी। के जानकार हैं, मेरे बुजुर्ग हैं और मुझसे बहुत ज्यादा तजुर्बा होगा आपको जिंदगी का भी, और मुझसे बहुत ज्यादा जानकारी होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैंने एक सवाल आपसे 2 बार किया, उसका जवाब मुझे नहीं मिल पाया। मैं समझ सकता हूं कि पार्टी लाइन इस पर तय नहीं होगी, इसलिए मैं उस सवाल को फिर आपसे नहीं दोहराऊंगा। मैं डॉक्टर शिवानंद हुल्यारकर जी के पास जाऊंगा। डॉक्टर शिवानंद जी, जो सवाल आप लोग लगातार उठा रहे हैं, चाहे गौरव गोगोई साहब ने उठाया हो, चाहे ओवैसी साहब ने उठाया हो, चाहे दूसरे विपक्ष के सांसदों ने उठाया है, क्या उन सवालों के जवाब आपको कल लोकसभा में 11 घंटों की चर्चाओं के दौरान मिले? नमस्कार पूरा पैनलिस्ट को और आशीष जी आपको। मैं बीजेपी प्रवक्ता का बात सुन रहा था नेताजी का कि मुफ्ती काजमी साहब का, उन्होंने ऐसा दिखा रहे कि खुद जाके पाकिस्तान के उधर युद्ध लड़ाया, ऐसा दिखा रहे। सिंदूर के ऊपर नाम लेने का भी इनका संबंध नहीं है। सिंदूर के बारे में लोगों ने पूरा हिंदू माता भगिनियों के साथ खिलवाड़ किया है। जो 26 माता भगिनियों को छन्नी छन्नी से जैसे उनके उधर सिंदूर उजाड़ा गया, उस बारे में नरेंद्र मोदी जी सऊदी अरेबिया से वापस आके मेरे को लगा था कि आके पहलगाम जम्मू कश्मीर जाएंगे। ये तो गए नहीं, जाके बिहार में 2 बार प्रचार को गए। शर्म आना चाहिए। सर्वदलीय बैठक में 2 बार बुलाया, नरेंद्र मोदी डरे हुए, झूठ कुछ तो अब छुपा रहे। 140 करोड़ जनता पूछ रहे, इनके पास जवाब नहीं है। आज भी राजनाथ सिंह को हमने यही पूछा कि पाकिस्तान ने घुटना टेका है। अरे भाई, पाकिस्तान घुटना टेका है तो पीओके क्यों नहीं लिया, क्यों रोका? किसने सरेंडर? नाम नरेंद्र और काम सरेंडर। किसके कहने के ऊपर सरेंडर हुआ? डोनाल्ड ट्रंप कल भी 26 बार बोला है, मैंने टेरिफ के धमकी देके मैंने सीज फायर रुकाया। तो इस बारे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 140 करोड़ जनता पूछ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन हम पूछेंगे, जवाब अभी तक मिला नहीं है। ये सिर्फ एक मूवी का लिखवा के लाया है और लाके वही बार बार बह रहे। जयशंकर जी को भी बात करने नहीं आया, राजनाथ सिंह जी को भी बात करने नहीं आया। बोल रहे अभी भी ऑपरेशन सिंदूर चालू है। फिर सिंदूर कैसा बांट रहे हैं? सिंदूर किसके नाम पे बांट रहे हैं? लेकिन अमित शाह तो ये कह रहे हैं कि विपक्ष को दूसरे देश पर भरोसा है, अपने मंत्री पर नहीं है। जयशंकर ने तमाम बातें कही, उस पर आप लोग एतबार नहीं करते। देखिए, अमित शाह जी को कोई सीरियस लेते नहीं है, क्योंकि सबको पता है अमित शाह क्या है। ज्यादा सीरियस नहीं लेते। इतना ही है तो सुब्रमण्यम स्वामी जी का मुंह बंद करो, बोलो अमित शाह को है दम, नरेंद्र मोदी जी को है गर्स। डेली 140 करोड़ जनता आशीष जी पूछ रहे हैं। कंगना मेरी बहन है, उसका नाम कितना खराब कर रहे हैं। वो भी एक सांसद है, चुने हुए मंडी से एक सांसद है, उसका नाम कितना खराब कर रहे हैं। ये क्या चल रहे हैं? जस्टिस लोया को जस्टिस न्याय कब मिलेगा? अमित शाह जी का सब स्टोरी बताया, हरन पंड्या को बताया, सुब्रमण्यम स्वामी जी, जम्मू कश्मीर मलिक साहब, उसके बाद अभी लेकिन एक बात हुल्यालकर जी आप बता दीजिए, उसके बाद फिर मैं रुद्र जी के पास जाऊंगा कि 22 अप्रैल से 17 जून तक ट्रंप और प्रधानमंत्री की कोई बात नहीं हुई, कोई ट्रेड पर बात नहीं हुई, ऐसा एस जयशंकर साहब ने कहा था। उस पर आप लोग को एतबार नहीं है? देखिए आशीष जी, आज 100 दिन हुआ ऑपरेशन सिंदूर। इन्होंने किसको सिंदूर बांटा? ये 26 माता भगिनी को। इसके ऊपर फिर भारत पाकिस्तान मैच, जय शाह के अमित शाह का बेटा जय शाह
पप्पा पप्पा को कह रहे, पप्पा करने दो ना मेरे को ट्रेड। अरे जहां खून के बदले पानी बंद किया वहां तुम लोग क्रिकेट खेल रहे हो, शर्म आना चाहिए। ये मुफ्ती साहब को काजमी को पूछिए, ये आपको ये सब भी आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, आपका माता भगिनी को सिंदूर अगर उजाड़ा होता तो सिंदूर आप ऐसे भेजते थे? ठीक है, कासमी साहब जवाब दे दीजिए। कासमी साहब जवाब दीजिए। तुमको मारेंगे, ढूंढेंगे मैं लोग। महोदय से कहना चाहता हूं कि आपको तो बगैर सत्ता के बाहर रहना जो है वो बर्दाश्त नहीं है ना। आप कैसे गुजार रहे हैं, यही तो आपने 60 साल तक गुमराह किया है। हमारी सरकार मानव प्रेमी है, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखती है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। हम पड़ोसियों को अपनी ताकत से भी ठीक करना चाहते हैं, जानते हैं, और उन्हें अपने आचरण से भी। आज हम पूरे विश्व के अंदर जो हमारा आचरण है, जो अभी आप बता रहे थे ना, जयशाह का नाम लेकर के और अमित शाह जी का नाम लेकर के, मैं आपको बता दूं कि एक शक्तिशाली होम मिनिस्टर है हमारे, जिससे आप सब परेशान हैं, क्योंकि आप सब करप्ट हैं और सब जेल में जाएंगे। 60 साल तक आपने इस देश को लूटा है। बताइए आपने कौन सा ऐसी कसर छोड़ी है? ठीक है, शिवानंद जी जवाब दे दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए शिवानंद जी। आज तक जी और अभी तो देखिए देखिए आशीष जी, वो सारे के सारे जमानत पर हैं। ये बीजेपी नेता को मैं, मेरे मित्र को पूछना चाहता हूँ, भारत माता की जय बोलो पहला, फिर उसके बाद बात करो। माता की जय, भारत माता की जय में क्या बात है बताओ? भारत माता की जय, अरे हिंदुस्तान और भारत माता की जय में कोई फर्क नहीं। आप जैसे लोगों ने गुमराह किया है, मुसलमानों को आपने वोट बैंक बनाया, 60 साल तक वोट बैंक बनाया आपने। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद में क्या अर्थ है? बताइए क्या फर्क है? अच्छा सुनिए, आपने उन्हें वोट बैंक इसलिए बनाया, इसलिए आपने लिखने पढ़ने नहीं दिया, आपने एजुकेशन से इसीलिए दूर किया आपने। अच्छा बात सुनिए। हाँ जी फरमाइए। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आपका, बहुत बुजुर्ग है, मैं भी सीनियर आपकी है। इज्जत कर रहा हूँ, एक पॉलिटिकल तौर से आपसे बात सुनिए करता हूँ। सर, सुनिए। 60 साल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आपके पप्पा 2014 से आके 2021 तक सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ईवीएम, चुनाव आयोग आपके हाथ में कठपुतली बना के जिस तरह से आपने मैनिपुलेट कर रहे हो, 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ, 15 लाख का क्या हुआ, मेक इन इंडिया, अच्छा ठीक है शिवानंद जी, 100 स्मार्ट सिटी बनना था, क्या अरे हुआ? ठीक है काश्मी साहब, दो पैनलिस्ट, एक बार उनके साथ चला जाऊं, फिर मैं आता हूं। शिवानंद जी और काश्मी जी आपके पास आता हूं। यश भारती जी से पहला सवाल ले लेता हूं। यश भारती जी, क्या उन सवालों के जवाब विपक्ष को मिले जो विपक्ष ने सवाल संसद में उठाए थे? आशीष भाई, मिल गए ना सारे जवाब? पेन पेंसिल टूट गए? नहीं ध्यान देना चाहिए हमको पेन पेंसिल पे। हम सब विद्यार्थी हैं और आप लगभग सबकी इतनी उम्र होगी कि सबके बच्चे पढ़ रहे होंगे पेन पेंसिल। बच्चा परीक्षा दे करके आएगा और अगर उससे आप जब उसे पेन या पेंसिल देते हैं तैयारी के लिए, और वो गर्व से ये बताए कि मैंने 2 पेन खत्म कर दिए, 2 पेंसिल खत्म कर दी, इतना लिखा है, उसको छुपाने वाली बात है, चिंता करने वाली बात है। परीक्षार्थी के लिए तो ये गर्व की बात है कि उसने कितना लिखा, कितना उपयोग किया अपनी स्टेशनरी को। लेकिन यहां तो भैया पेन पेंसिल टूट गए और युद्ध से तुलना। कहीं का रोड़ा कहीं जोड़ा, वो वाली कहानी है। भानुमति का कुनबा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा जी। कहीं का वही तो, कोई बात कहां जोड़नी है कहां तोड़नी है, बस चल रहा है। भाई सरकार का काम जो है जिम्मेदारी के साथ काम करने का है, लेकिन यहाँ गैर जिम्मेदारी दिख रही है। सवाल है देश की सुरक्षा को लेकर के कि कोई हमारे देश में आकर के बार बार हमला कर रहा है। पुलवामा का अभी तक कोई अता पता नहीं, पहलगाम हो गया, और भी लगातार हमले हो रहे हैं, हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं। हम सवाल पूछ रहे, क्यों? बेहतरी के लिए सवाल पूछ रहे हैं, और जवाब तो सरकार को खुद आगे आके देना चाहिए। जब जवाब आप नहीं दे रहे हो तब हम सवाल पूछ रहे हैं। और आप गुमराह करना, चिदम्बरम साहब ने कुछ कह दिया, फलाने ने कुछ कह दिया, ठिकाने ने कुछ कह दिया, आप हैतो मचा देते हो। मैं ये पूछना चाहता हूं, हमारे मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ बैठे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम कुछ मुस्लिम चेहरों को आगे तो बैठा देती है, लेकिन जवाब कौन देगा कि हमारी बहन कर्नल सोफिया कुरैशी को केवल धर्म के आधार पर आतंकवादियों की बहन बताने वाले लोग कब तक कैबिनेट मंत्री रहेंगे? कब तक उनको सम्मान मिलेगा? कब तक वो पद पर रहेंगे? ये जो मानसिकता है कि धर्म के आधार पे आप आतंकवादी कह दो, जात के आधार पे आप मंदिर प्रवेश रोक दो, घोड़ी चढ़ने से रोक दो,
यही तो समाज में और देश को खाए जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी इन चीजों को आगे बढ़ा रही है। कब कैबिनेट मंत्री विजय शाह पे भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करेगी? ये विपक्ष पूछ पूछ करके, देश पूछ पूछ करके अब थक गया है। पुलवामा पे सवाल पूछ पूछ करके देश थक गया है, जवाब नहीं दे रहे, नए नए हमले हो रहे हैं, नई नई बातें हो रही हैं, लेकिन पुरानी बातों का अगर कोई छोड़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ रही है। मणिपुर की घटना पे कितनी बातचीत हुई? क्या मणिपुर आज शांत हो गया है? मणिपुर में सब कुछ ठीक है? उसी तरीके से धारा 370 हटाने के नाम पे आपने कहा जम्मू कश्मीर में सब ठीक हो जाएगा। क्या लेह लद्दाख के लोगों ने धरना नहीं दिया अपनी आजादी के लिए? अपनी बात के लिए दिल्ली तक पैदल चल के नहीं आए? उनको उनकी बात का सम्मान रखा गया? ये सब इसी सरकार में हुआ। किसान आंदोलन इतना लंबा चला, अपनी बात रखने के लिए लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है इस सरकार में। ये शर्म की बात है। ठीक है, अपनी सरकार से अपने और सुनिए ना, एसआईआर पे मैं विषय से हटा रहा हूं, लेकिन ओवरऑल सरकार का रवैया बता रहा हूं। एसआईआर पे भारतीय जनता पार्टी के सांसद कह रहे हैं मेरा बेटा 6 साल से विदेश में अब यहां आया तो वो अपने आप को साबित नहीं कर पा रहा कि मैं वोटर हूं। जब सांसद अपने बेटे को साबित नहीं कर पा रहा कि वो बिहार का वोटर है, आम आदमी, आम नागरिक, इस देश का नागरिक कैसे वोटर बन पाएगा? और ये सदन का क्या मतलब है? बिना वोटर के सदन चल जाएगी? बिना वोटर के सांसद चुन लिए जाएंगे? बिना वोटर के सांसद पहुंच जाएंगे सदन में? ठीक है, सरकार किस दिशा में देश को ले जा रही है? रुद्र जी से भी ले लेते हैं। रुद्र प्रताप सिंह जी, विपक्ष को क्या उनके जवाब मिल रहे हैं? और सरकार ने अभी तक 11 घंटों तक जो कल चर्चा चली है उस पर आपका वक्तव्य? हालांकि आज गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच संसद में बोलने पर चर्चाएं हैं। ऐसा सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद में बोल सकते हैं। रुद्र जी। जी आशीष जी नमस्कार, आवाज आ रही है? नमस्कार जी, आ रही है जी। देखिए आशीष जी, एक लोकतंत्र की पहचान होती है कि एक स्वस्थ चर्चा हो और किसी भी विषय पर हो, होनी भी चाहिए, और वही संसद में हो रही है। अब एक बार पूरी चर्चा हो जाने के बाद उसका कंक्लूजन निकल जाएगा कि चर्चा में क्या निकल करके आया और क्या नहीं निकल कर आया। अब जैसे कल की चर्चा बहुत सार्थक चर्चा हुई है, जो भी सवाल जवाब थे उसको दिया गया है। अगर किसी को अभी और सवाल चाहिए तो आपने जैसे बताया कि गृह मंत्री जी भी बोलने वाले हैं, हो सकता है प्रधानमंत्री जी भी बोले, तो ये तो चर्चा चलती रहेगी। फिर राज्यसभा में इसी बात पर चर्चा चलेगी। लेकिन सवाल ये है कि चर्चा को लेकर की गंभीरता कितनी। जैसे अभी कल एक बात उठाई गई कि जब एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री किसी बयान को कह रहे हैं और आप उसको मानने के लिए नहीं तैयार हैं, तो उस चर्चा का मतलब क्या होता है? क्योंकि आप भी आशीष जी सांसद को बहुत कवर किए होंगे। संसद में दिया गया कोई बयान नहीं, राजनीतिक दलों की कोई रैली नहीं है, वो रिकॉर्डेड होता है। वो रिकॉर्ड पे रहेगा, हमेशा रहेगा। और वो अगर कोई जिम्मेदारी के साथ बात कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने देश की सरकार पर भरोसा रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं रखते हैं तो अगर जैसे आप हमारी बात को सुनने और मानने को तैयार ही नहीं है तो हमारी बात का कोई औचित्य नहीं है। और यहाँ अब जो एक और नई चीज में बात कह रहा हूँ कि इस 2 मुद्दों पर जो पिछले 3-4 महीने से आपने देखा होगा, विपक्ष ने 2 मुद्दों पर बड़ी लामबंदी की है और सरकार को घेरने की कोशिश करी है। एक तो ऑपरेशन सिंदूर पर, और एक महीने से चलती हुई प्रक्रिया आप देख रहे हैं एसआईआर पर। और मुझे लग रहा है कि दोनों मुद्दों पर विपक्ष की जो पकड़ है वो कमजोर हो गई है। आज भी अगर संसद के किसी एक मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और आने वाले समय में भी उस पर चर्चा होगी तो ओवैसी के संसद के स्टेटमेंट पे हो रही है कि जो उन्होंने क्रिकेट के बहिष्कार की बात कही है, वो मुद्दा आप देखेंगे कि लंबे समय तक इस देश में होगा। और हो सकता है कि ये मुद्दा इस तरीके से हो। हालांकि रुद्र जी, ये मेरा व्यक्तिगत बयान है बतौर नागरिक भारत का, ये मैं चैनल के एंकर होने के नाते नहीं कह रहा हूं। ओवैसी के बयान में कुछ गलत नहीं था, ओवैसी ने सही बात को रखा था। मैं बयान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि संसद की कार्रवाई में उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया जो उन सबसे आकर्षक का केंद्र है, और वो मुद्दा आगे तक जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है, मतलब एक आम नागरिक के तौर पर, एक भारतीय के तौर पर, कि इस मुद्दे में ये चीज है, हर भारतीय नागरिक के चाहता है कि ऐसा नहीं हो। अगर हम सारी चीजों के साथ पाकिस्तान का बहिष्कार कर रहे हैं तो हमें ये क्रिकेट मैच भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं उस बात की बात कह रहा हूं कि उन्होंने एक मुद्दा खींच लिया। जिन मुद्दों को देखिए, राजनीति में हमेशा क्या होता है कि एक नेता की पहचान ये होती है कि वो मुद्दों को किस तरीके से और किस पत्तल पर उठा करके उस बात को रखे। रुद्र जी, मुद्दा खींच लिया या मुद्दा बढ़ाया गया आगे? नहीं, उन्होंने खींच लिया, क्योंकि
आप ओवैसी ने बयान ओवैसी ने दिया है, वो मुद्दा उनके लिए हो गया। अभी अब कांग्रेस के तो बहुत सारे नेताओं के बयान इससे उलट हैं कि जो संस्कृति है, कला है और क्रिकेट है, इसको राजनीति से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। मैं उस बात की नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि राजनीति में जो मौका सबसे पहले ले लेता है उसी का, जब इस विषय पर चर्चा होगी तो वैसी के बयान पर चर्चा होगी, क्योंकि उन्होंने संसद में इस मुद्दे को उन्होंने उठाया, बाकी लोगों ने नहीं उठाया ना। तो ये तो कहीं ना कहीं चूक होती है कि आप उन मुद्दों को पर घेरने के लिए सरकार को सफल नहीं हो पाते जो मुद्दा महत्वपूर्ण है। अब एसआईआर के मुद्दे पर जब बात हो रही है, एसआईआर के मुद्दे पर आप सरकार को कहीं नहीं घेर पा रहे हैं। पिछले 1 महीने से इस मुद्दे पर पूरी तरह से विपक्ष लामबंद है, लेकिन क्या इस मुद्दे रुद्र पर जी, आपको सरकार लगा जब उस पर बात करेगी तभी तो सरकार को घेरेंगे। अगर आप बात ही नहीं करेंगे तो विपक्षी पार्टियां घेरेंगी कैसे? विपक्षी पार्टियां जो कर सकती हैं वो तो कर रही है ना, संसद भवन के बाहर भी प्रदर्शन तो कर रहे हैं ना। अच्छा, उनके हाथ में क्या है, कैसे घेर ले? आप बताइए मुझे, क्या कर ले वो? जितना उनके हाथ में उतना तो कर ही रहे हैं वो। आशीष जी, जो मांग उठा रहे हैं उनको उनका जन समर्थन नहीं प्राप्त है। आप सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आपको पता है। ये बात पहले शुरू हुई कि इतने कम समय में हो कैसे पाएगा, चुनाव आयोग ने उसको करके दिखा दिया है, उसकी रिपोर्ट प्रकाशित कर देंगे। आप एक दिन बिहार बंद करने की बात करते हैं, उसके बाद आप बात सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। तो अगर किसी प्रक्रिया में आप कहीं कमी दिखा पाएंगे और कोई चीज, जैसे बार बार ये बात हो रही है कि किसी के पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो उन लोगों के साथ आप तथ्यों के साथ आइए ना कि यहाँ पर गलती हुई, यहाँ पर परेशानी आ रही है। बिहार छोटा प्रदेश तो है नहीं, केवल आप आंकड़े पहले दिन से जारी कर रहे हैं कि हम 50 लाख लोगों को वोट कर रहे हैं, लेकिन इसकी सत्यता क्या है, इसकी गंभीरता क्या है? तो अगर आपको सरकार को घेरना है तो उसकी सत्यता और गंभीरता के साथ सीरियस होकर के आना पड़ेगा, केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। तो अगर वो वहां पर आप गंभीर नहीं है तो मुद्दा आपके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि आपने 1 महीना केवल एसआईआर पर चर्चा करी है बिहार में। न आप भ्रष्टाचार पे सरकार को घेर रहे हैं बिहार में, न बेरोजगारी पर घेर रहे हैं, आप सिर्फ एसआईआर पर और उस मुद्दे पर आप हालांकि रुद्र जी, पता नहीं विपक्षी पार्टियां, झारखंड हाईकोर्ट में एक मामला था, मुझे याद है कि जब झारखंड में जब मतदाताओं सूची को फिर से रिविजिट किया जा रहा था, तब ये पता चला कि 100 जो मतदाता हैं उनके पहचान पर सवाल निशानियां उठे थे। तब चुनाव आयोग की तरफ से झारखंड हाईकोर्ट में आई थिंक नवंबर 2024 या 23 में एक हलफनामा दाखिल किया गया था, मुझे ध्यान में है। उसमें यह कहा गया था कि वोटर आई कार्ड को वहां पर चुनाव आयोग ने प्रायोरिटी दी थी और उसके जरिए उनकी पहचान की थी। तो मुझे लगता है कि विपक्षी पार्टियां चाहे तो उस हलफनामे को भी देख सकती हैं। बहरहाल, यश भारती जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप कह दीजिए, उसके बाद शिवानंद जी आपके पास आऊंगा। देखिए, सत्ता सरकार से सवाल हम लोग करते हैं और हम ही घिर जाते हैं। घेरता कौन है? जो सरकार को बचाना चाहता है। क्या पुलवामा हमले में, पहलगांव हमले में क्या हुआ, ये राजनीतिक विश्लेषक जी की जानने में रुचि नहीं है या भारतीय जनता पार्टी के जानने में रुचि नहीं है? ऐसे हमलों से देश को बचाया जाए, इस बात में उनकी रुचि नहीं है। सरकार पे विश्वास नहीं कर रहे होते तो शायद सरकार सदन चलने की बात ही नहीं करते, हम प्रश्न ही नहीं पूछते। हम तो विश्वास करके चुपचाप बैठ ही जाते हैं ना। क्या राजनीतिक विश्लेषक जी को पुलवामा हमले में संतुष्टि है? न्याय मिल गया है? क्या कार्रवाई हो गई है? तो पुलवामा पहलगांव पे हम भी शांत हो जाते हैं। तो ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार विपक्ष से, इतने अगर उसके 10% भी सत्ता से सवाल पूछ लें, हमारे पैनल में बैठे हुए लोग या जो विपक्ष को कोसते हैं सड़क पे, सदन में, जहां भी, एक बार सत्ता सरकार से भी सवाल पूछ लें, वाकई में देशभक्ति की बात करते हैं, देशभक्त होने की बात करते हैं, देश के लिए चिंतित हैं, तो सत्ता सरकार से सवाल पूछे। मामला वहां से सुलझना है। विपक्ष को कोसने से, विपक्ष को सुझाव देने से मामला नहीं सुलझना है। काम सरकार को करना है। सरकार की नीति रीति ठीक होगी तो देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, उन्नति करेगा। सरकार अगर हमें गुमराह करती रहेगी, सरकार हमें आपस में लड़ाती रहेगी किसी न किसी बातों पे, उससे देश की तरक्की और भला नहीं होने वाला। ये हम सबको समझने की आवश्यकता है। विपक्ष अपना दायित्व बेहतर तरीके से निभा रहा है, लेकिन उसे गुमराह करने वाली बात, उसे उलझाने वाले काम सत्ता सरकार कर रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं, अग्निवीर योजना बहुत अच्छी योजना बताई गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। अग्निवीर छोड़ दिए यश भारती जी, अभी अग्निवीर पर मैं तो देश की सुरक्षा, मैं देश की सुरक्षा को लेकर के बात कर रहा हूं। लेकिन सेना में खाली पदों को लेकर के कौन बात करेगा?
हम बात कर तो रहे हैं, लेकिन हम अग्निवीर पर प्रश्नचित करें, सेना में खाली पदों की बात करें तो हम खराब हैं। एक सवाल का जवाब मुझे लगता है कि मुफ्ती शमूम कासमी जी, जो विपक्ष है, वो पूछ रहा है कि आखिर किन हालात में ऑपरेशन सिंदूर को रोका गया था जब हम जीत रहे थे। इसका मुकम्मल जवाब जो है वो विपक्षी पार्टियों को नहीं मिला है और लगातार इसका जवाब वो जानना चाहते हैं कि अगर हम एज पे थे तो हमें पाकिस्तान की बात मानने की जरूरत क्यों आन पड़ी या उनकी गुजारिश मानने की जरूरत क्यों आन पड़ी। देखिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जब सूरत बदलने लगी और पाकिस्तान में ये दुष्यंत कुमार की जो गजल है उसकी शुरुआत की लाइन है कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो आग है, बस आग जलनी चाहिए, वो तेरे सीने में सही या मेरे सीने में सही, आग हो बस आग जलनी चाहिए। जब आग जली तो हमने उन्हें नेस्तो नाबूद कर दिया ना। अब उसे देखिए, मानव मूल्य भी कुछ है, मानव अधिकार भी है। एक भी सिविलियन की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए तो वो थे जो अशांति फैला रहे थे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो लोग ये बात करते हैं, हम 1200 साल तक हम गुलाम रहे। आज हम भारतीयों ने मिलकर के, इसके बावजूद के उन ताकतों ने हमें विभाजित किया। कौन सी वो विदेशी ताकतें थी जो हमें ताकतवर नहीं होने देना चाहती थी। आज भी अगर आप उठा के देखें कि 75 साल के बाद जब स्थायी सदस्यता की बात आई तो किस तरह से पूरे विश्व ने हमें बहलाने का काम किया। आज हम ताकतवर बनते जा रहे हैं। विपक्ष को आज आलोचना नहीं करनी चाहिए, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि हमारी सेनाओं का जो परिश्रम है, जो उनका पराक्रम है, उन्होंने उन कासमी साहब, विपक्ष ने कभी भी सेना के शौर्य और सेना के पराक्रम पर सवाल नहीं उठाया। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में यही तो बात है। कभी नहीं उठाया कभी नहीं उठाया है। एक बात बताइए। ठीक जी, बोलिए। आप एक बात बताइए कि आतंकवादी आ गए, भाई आप ये देखिए कि हमारी सरहदें मिल रही हैं। एक आजाद, जिसे वो आजाद कश्मीर कहते हैं, जो उनके कब्जे में कश्मीर है और हमारा अपना कश्मीर है, तो वो रास्ते ऐसे दुर्लभ है। आप ये कह रहे हैं कि साहब वो आतंकवादी आए कहां से हैं? भाई वो आ सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं, यहां से भी घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि क्या एक ऐसा विपक्ष जो संजीदा हो, जो देश के प्रति अपनी वफादारियां रखता हो, ये बताइए कि सुरक्षा में चूक हुई, ये बात आप लोग की तरफ से स्वीकार किया गया। अगर चूक हुई है तो किसी की जिम्मेदारी तो बनेगी ना, जवाबदेही तो बनेगी ना, वो कहां है? सर, विपक्ष यही तो पूछ रहा है। सर, आप सेना के ऊपर आप ये नहीं कह सकते। अब ये है कि लोगों का ना सेना पर सवाल नहीं है, सुरक्षा में कि आतंकवादी वहां पर पहुंचे कैसे और वहां पर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। यहां पर सेना कहां से बीच में आ गई सर? नहीं, एक बात आपको बताएं कि सिक्योरिटी सारे इंतजाम थे, हर पॉइंट के ऊपर हर वक्त नहीं रहा जा सकता है। अगर मैं नहीं जाऊंगा उस पर, अगर कहेंगे तो मैं एक चीज बता दूं कि कहां सिक्योरिटी थी, कहां नहीं थी, बहुत सारी चीजें हैं। आपको एक बात बताएं कि वो कहते हैं कि लागू दुश्मन जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है। वो इन सारी चीजों की जानकारी मिलती रही, उसी पर तो हमें तवज्जो देने की जरूरत है कि वो कौन लोग हैं कि जिन्होंने बताया कि इस पॉइंट के ऊपर कमजोरी है, इधर आ जाइए। यहाँ अब सुरक्षा जो गार्ड है हमारी, जो हमारी फोर्स है, वो चारों तरफ हमने देखा है कश्मीर जाकर के। हम 2016 में वहां गए थे। यश भारती जी कुछ कह रहे हैं। यश भारती जी प्लीज आप बोल लीजिए, फिर शिवानंद जी आपके पास आऊंगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि किस तरह से उन्होंने बाधाएं खड़ी करते थे। आज यहाँ बैठे हैं, उनसे विनम्र आग्रह है, देखिए लीपा पोती से अब कुछ होगा नहीं। आप बेवजह लीपा पोती कर रहे हो और सवाल पूछे बार बार आप सेना को आगे ला रहे हो। हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि अगर हम आपसे देश के ऊपर सवाल पूछे, आप सेना को ले आओगे, हम किसी और पे बात करेंगे तो आप धर्म को ले आओगे। ये आड़ में छुपना बंद कीजिए। ना धर्म पे कोई सवाल कर रहा है, ना सेना पे कोई सवाल कर रहा है। सवाल कर रहा है सरकार से, जो सरकार की ड्यूटी थी। इतनी बड़ी भीड़ कहीं इकट्ठा हो रही है और आपको पता नहीं था। आप कह रहे हो सिक्योरिटी देना नाकाबिल है। एक फर्जी अधिकारी को आप जम्मू कश्मीर में सुरक्षा दे देते हो। एक फर्जी दूतावास गाजियाबाद यश भाई, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सीधे चलूंगा अभी दृष्टि के पास। दृष्टि के साथ सांसद मौजूद हैं, सुखदेव जी हैं। दृष्टि, ओवर टू यू, प्लीज बात करिए।
जी देखिए, जिस तरीके से कल सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई लोकसभा में और आज राज्यसभा में चर्चा होनी है, विपक्ष लगातार एसआईआर पे भी बात करने की मांग कर रहा है और ऑपरेशन सिंदूर पे भी कल गौरव गोगोई ने कई सवाल किए। हमारे साथ हैं सांसद सुखदेव भगत जी, आइए जानते हैं उनसे। सर, आज राज्यसभा में भी चर्चा है, लेकिन विपक्ष का क्या प्लान है? कोई प्लान की बातें नहीं है, एक बहुत ही संवेदनशील और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। हम लोगों ने करीब 90 दिन पहले, आज करीब 100 दिन होने को है, हम लोगों ने सरकार से मांग की कि इतनी बड़ी घटना हुई है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ मसला है। उन्होंने स्पेशल सत्र बुलाया नहीं। अब जो चर्चाएं हो रही है तो मैं समझता हूँ कल जिस प्रकार राजनाथ सिंह जी ने सारी चाइना के बारे वो चुप हो गए, ट्रम्प के बारे चुप हो गए, अंतर्राष्ट्रीय जो समर्थन है उसके बारे चुप है। हम ये अपेक्षा करते थे सरकार जिम्मेवारी से ना भागे। अभी भी सरकार जिम्मेवारी से भाग रही है और भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोगों की एक आदत सी हो गई अतीत में जाने का। जब तक वो नेहरू जी का नाम ना ले, जब तक वो इंदिरा जी का नाम ना ले, उनकी बातों को ना करे, वो कभी चर्चा नहीं करना चाहते। मेरा ये कहना है कि जो घटना घटी उसकी पुनरावृत्ति ना हो। और इतने दिन हो गए, मैं एक बात बता दूं कि इन्हीं के पार्टी के जब कारगिल का ये हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक समीक्षा आयोग बनाया था, फाइंडिंग्स उसमें आए थे। इन्होंने तो कोई आयोग भी नहीं बनाया, कोई जांच कमेटी भी नहीं बनाई। और तीन जिसे मैं कहते हैं, एक तो एलओसी पे हमारा सिक्योरिटी होती है, फिर बीच में हमारे हाईवे वगैरह पे होती है, फिर हमारा जो स्पेस जो सिविल एरियाज है और टूरिस्ट स्पॉट है उस पे होती है, आर्मी पोस्टल है, हमारे सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, एनआईए है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इनकी जिम्मेवारी किनकी है? कल हमारे गौरव गोगोई जी ने स्पष्ट कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अमित शाह जी को लेनी चाहिए और आज भी हम लोग कि जिम्मेवारी किन पे अब तय कर रहे हैं ताकि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। कल उन्होंने ये भी पूछा था कि आतंकवादी कहां से आए और कहां चले गए, कोई ट्रैकिंग नहीं था, आपकी सुरक्षा व्यवस्था क्या कर रही थी? इसको लेकर के भी राजनाथ सिंह ने जवाब दिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये भी कल बातें आई जो घटना घटने के बाद एम्बुलेंस कितने देर बाद आए हैं, ये लगातार ये नैरेटिव सेट करने का लगा कि धर्म के आधार पे पूछा, लेकिन ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास कि गलतियां कहां से हुई, जिम्मेवारी किन की है, ये बातें आनी चाहिए थी जो सबसे महत्वपूर्ण है। आज राज्यसभा में चर्चा है, आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी शुरुआत करेंगे। क्या पॉइंट्स रहने वाले हैं? एसआईआर के मुद्दे पे भी आप लोग ये कह रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए, क्या अभी तक क्या आपकी मांग पूरी हुई है? सबसे महत्वपूर्ण अभी तो हम लोग ऑपरेशन सिंदूर पे और पहलगांव पे चर्चा चल रही है, इसके बाद हम लोग एसआईआर पे चलेंगे क्योंकि चुनाव होने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, लेकिन आज भी सरकार केवल आरोप लगाने में और अपनी जिम्मेवारी से भागने में विश्वास रखती है। कल प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं, हंगामे की भेंट चढ़ गया, नहीं चल पाया। आज भी एक मोशन हुआ है, मणिकम टैगोर जी ने कहा है कि प्रश्नकाल और शून्यकाल को हटा करके सीधे डायरेक्ट चर्चा की जाए। इस पे क्या कहना चाहिए? मैं समझता हूँ कि जो बातें हैं, क्योंकि ये राष्ट्र से जुड़ा हुआ मसला है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो क्षेत्र के प्रश्न आते हैं तो उसके बाद अलग से भी हमारे पास समय हम लोग कर सकते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कल 12 बजे तक हम लोगों ने चर्चा की है, तो अब बढ़ा तो 12 बजे 1 बजे तक जो भी चर्चाएं हैं, जो आवर हैं, हम चाहते हैं उसका सदुपयोग हो। आपके पास और क्या सवाल हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? जैसे कल सुरक्षा व्यवस्था पे बात की गई, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि जो आतंकी चले गए उनको आप पकड़ के, ऑपरेशन महादेव के तहत जैसे उन लोगों ने कहा था कि नहीं 2 आतंकी गिराए गए हैं। दो चीज सरकार पहले ये बताए, ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने गोइंग ऑन वो करिए, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, फिर ऑपरेशन महादेव क्या है? ऑपरेशन महादेव को अलग से आतंकियों को पकड़ने के लिए है, ऑपरेशन सिंदूर अलग है क्या? ये खुद में विरोधाभास सा लगता है। हमारा ये कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे आपकी स्थिति क्या रही है। जिस प्रकार जो यूरोपियन देश भी वो संयम बरतने की बातें कही है और उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये पाकिस्तान को उन्होंने ब्लेम किया और इंडिया को प्रेज किया, ये बातें नहीं है। उन्होंने कहा आतंकवाद के खिलाफ हमें लड़ना है, तो इस प्रकार सिंबॉलिक उन्होंने बातें कही है और हम निश्चित रूप से अकेला कहीं ना कहीं हम खड़े थे। कल जैसे राजनाथ सिंह ने कहा कि हमें जरूरत नहीं थी, हमारा जितना एक अटैक करना था हमने किया और उसके बाद हम शांत बैठ गए, हमने किसी की सीजफायर को नहीं माना। मैं समझता हूँ ये समझता है इस प्रकार की बातें करना, आज भी आप अंतर्राष्ट्रीय जगत से कट के नहीं रह सकते, उनसे बच के नहीं रह सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, चाहे आप फाइनेंशियल एंगल पे देखें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें, IMF के साथ साथ आपको एशियन बैंक की बात करें, बहुत सारी चीजें चलती है। चाहे व्यापार की बात हो, राजनीतिक संबंधों की बात है, जब राजनीतिक संबंध में आप बहुत सफल नहीं हो पाए तो इस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं। अच्छा, CDS अनिल चौहान ने भी कहा था कि हमारे जो भी हथियार है या हमारी जो भी टेक्नोलॉजी है उसको और ज्यादा एनहेंस करने की जरूरत है। निश्चित रूप से हम तो ये जरूर कहेंगे APJ अब्दुल कलाम जी को, उन्होंने हमारे काव्यों से उन्होंने लिया है, ये बहुत बड़ी बात है।
अगर हम स्वदेश की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो इन सारी चीजों में होना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि उन्होंने ये साथ साथ जो आर्मी पर्सनल ने ये भी कहा है, कितने गिरे महत्वपूर्ण है, क्यों गिरे ये महत्वपूर्ण है। सरकार, हमारा सवाल सरकार से इस बातों पे है। सरकार से जो जवाब सवाल है वो लगातार बने रहेंगे। बहुत शुक्रिया दृष्टि आपका जुड़ने के लिए। दृष्टि हमारी सहयोगी जुड़ी थी जिन्होंने कांग्रेस सांसद के साथ चर्चा की।